Hello everyone, welcome to Motion Education. I am Priyanka Vaishnav, your maths faculty. So students, previous lectures में हमने चैप्टर नंबर 1 के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की थी. एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के बारे में हमने डिस्कशन किया था. 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर कवर कर लिया था. अब उससे रिमेनिंग जो आगे क्वेश्चन है तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं. ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं. ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा. आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा, सैम्पल पेपर में क्या क्वेश्चन था. अगर हम सैम्पल पेपर 1 की बात करें बेसिक मैथमेटिक्स का, तो √5 को हमें प्रूफ करना था कि ये इरेशनल है. इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए ये एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से आप इसकी प्रिपेयर कीजिएगा. सबसे पहले हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से. कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से. तो देखो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है, 1/√2 क्या है, इरेशनल है. क्या है, इरेशनल. हम ये मानेंगे कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है. क्या मानेंगे हम, 1/√2 इज ए रेशनल नंबर. ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया. रेशनल नंबर की क्या क्वालिटीज होती हैं कि उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. व्हेन P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड पॉजिटिव भी होते हैं. ठीक है, P एंड Q आर पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ये हम इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसी की फॉर्म में हम लिखेंगे. फिर हम क्या करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि P और Q कोप्राइम नहीं है. इन दोनों का एक कोई कॉमन फैक्टर है. ये हम जैसे ही प्रूफ करेंगे तो हमारी बात क्या हो जाएगी, रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी. जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी. दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर. तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इरेशनल नंबर हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे. रेशनलाइजेशन क्यों करेंगे, क्योंकि देखो रूट में डिनोमिनेटर में कभी भी अगर अंडर रूट हमारे पास होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं. दैट्स वाई. अब किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. तो चलिए देखते हैं. 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई √2/√2. ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अंडर√2 हो जाएगा. डिवाइड बाय रूट एंड रूट मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा. हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर अंडर रूट पर पावर स्क्वायर लगी हुई होती है तो वो क्या हो जाता है, वो उसके स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और अंडर रूट भी कैंसिल हो जाता है. क्यों होता है, क्योंकि देखो अंडर रूट मान लीजिए 2 लिखा है, इसके ऊपर हमने या इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बन जाएगा ये, √2 होल स्क्वायर. तो रूट का मीन क्या होता है, पावर 1/2 होती है या नहीं होती, होती है स्क्वायर. अब देखो प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टीज हमें पता है. एक्सपोनेंशियल के जो एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स होते हैं क्या होते हैं, दैट a⁴m/n m/n ये बन जाती है या नहीं बनती, बनती है. तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बनेगा, 2⁴1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ओनली 2 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा. तो यही नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो हम यहाँ पर इसमें यूज करते हैं. ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं. हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने पे √2/2 आ गया. अब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास √2/2 ये एक रेशनल नंबर है. ये क्या है, रेशनल नंबर है. लेट अस अज्यूम दैट √2/2 इज ए रेशनल नंबर. जैसे हमने अज्यूम किया तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कोप्राइम इंटीजर. ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेकिन ए और बी कैसे होने चाहिए, कोप्राइम. ठीक है, ए एंड बी आर कोप्राइम. इसको अलग से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोप्राइम. हमें लास्ट में हमारा आंसर जो है वो यही ला कर देगा. कोप्राइम से हमें ये पता चलेगा कि हाँ, यहाँ तो हम अज्यूम कर रहे हैं दोनों नंबर कोप्राइम है, लेकिन लास्ट में क्या पता चलेगा कि दोनों नंबर कोप्राइम्स नहीं है. नहीं है तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी. इसलिए इसको मैंने अलग से लिखा है, आपको हाईलाइट हो ताकि इस वर्ड को आप ना भूलें. तो चलिए देखिए, हम लिखते हैं √2 इज इक्वल टू a/b. अब इस √2 को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं, डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोजिंग के बाद मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू 2a/b. अब हम क्या करेंगे, ये बताइए, a भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है. अगर मैं 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो इंटीजर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा. आप बहुत अच्छे से जानते हैं. क्यों, क्योंकि देखिए इंटीजर्स कैसे होते हैं, क्लोजर होते हैं. इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. अगर आप 2 इंटीजर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास नंबर 100% इंटीजर ही आएगा. जब b इज नॉट इक्वल टू 0, b एक ऐसा इंटीजर है जो 0 के इक्वल नहीं है. ध्यान रखिएगा, जो 0 के इक्वल नहीं है, तो b की जगह कोई और अगर मैं इंटीजर ऐसा भी तो ले सकती हूँ ना जो भी 0 के इक्वल नहीं हो. जैसे कि देखिए b की वैल्यू होगी 2,
2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, हम 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं, 3 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इनको अज्यूम करेंगे, हमने माना लेट √2 इज ए रेशनल। अब यहाँ से सॉल्व होते होते हम कहाँ पर आ गए, √2 पर आ गए, तो हमने ये अज्यूम कर लिया दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 रेशनल होगा तो देन देयर एग्जिस्ट 2 कोप्राइम इंटीजर, 2 अलग अलग कोप्राइम इंटीजर होंगे, कौन कौन से होंगे, P एंड Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट P और Q होंगे, बताया था Q इज नॉट इक्वल टू 0, P की वैल्यू होगी 2 है एंड Q होगा B। कैसे पता लगा, देखिए कैसे पता चलेगा, हमें 2a की वैल्यू ये P के इक्वल हो जाएगा और B किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास वो क्वेश्चन बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। 1 में हमने सॉल्व किया था √5 √2 इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो बस ये देखो, अगर आप इसको भूल जाए, इतने पार्ट को अगर आप भूल जाएं, आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन ओनली √2 ही है, तो यहाँ से तो सेम प्रोसेस है, इसको आप पूरे को भूल जाइए कि हाँ ये भी हमारे पास कोई पार्ट है। आगे बात समझ में, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा √2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P बाय Q। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट है, हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, ये Q स्क्वायर है, क्या हम इसे इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, डिवाइड में है, ट्रांसपोज के बाद मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है कि नहीं होता, होता है। किस कंडीशन में, जब A डिवाइड बाय B होता है, यानी कि B डिवीजर है, A डिविडेंट होता है एंड Q इज क्वोशंट एंड R इज इक्वल टू रिमाइंडर, ये सबको पता है अच्छे से। अब मान लीजिए किसी केस में रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन A इज इक्वल टू BQ होता है या नहीं होता, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस केस में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि A डिवाइड्स बाय B, क्या लिखेंगे, A डिवाइड्स बाय B, ये लिखते हैं, ठीक है। अब इसको और इधर कंपेयर कीजिए, ठीक है, मैं इसको भी इधर थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर किया, यहाँ पे डिवीजर था हमारे पास B, यहाँ पर डिवीजर है 2, यहाँ पर क्वेश्चन था Q, यहाँ पर क्वेश्चन है Q स्क्वायर, यहाँ पे डिविडेंट है, यहाँ पे डिविडेंट है P स्क्वायर। जब इस कंडीशन में मैंने कहा था कि A डिवाइड्स बाय P, A P से डिवाइड होता है, नॉर्मल बात है, तो क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ P स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, ये बात आगे समझ में। अब एक और स्टेटमेंट हमने पहले देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, इफ P स्क्वायर डिवाइड बाय A देन P इज ऑल्सो डिवाइड बाय A। अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब P भी 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट P डिवाइड्स बाय 2, हो गया। अब इस स्टेप को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें क्या बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, वो भूल जाते हैं हमें क्या लिखना था, किसे डिवाइड में बताना था, किस तरह से हमें सॉल्व करना था, कंफ्यूज नहीं होना। लेमा बहुत अच्छे से हमने पढ़ी है, लेमा इसीलिए हमने सॉल्व किया है, हमने पूरा सिलेबस हमने इसीलिए कवर किया है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। हमें कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने हैं, ऐसा नहीं देखना कि केवल इतना सा पार्ट है ये हमने पढ़ लिया, पढ़ के बस हमें पास नहीं होना, हमें आगे की स्टडीज़ के लिए भी हमें रेडी होना है। ये बात आगे समझ में क्लियर है सबको। तो अब देखिए इसको हम यहाँ से, अब हम आगे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा कि देखो P स्क्वायर डिवाइड बाय 2, P स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ से ये कंक्लूजन हमारे पास निकल के आ जाता है। तो देखिए हमने लिखा 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, मतलब 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करता है। बात एक ही, या तो आप लिखो P स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, या फिर ये हमने लिखा कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर कि 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दोनों का मीन सेम ही है। इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स P। अब ये कंक्लूजन क्या निकला, अब हमें पता चला कि जब 2P को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब 2P का फैक्टर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ P, तो P को हम 2 इंटू R की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखिए अगर हमने लिखा 14 डिवाइड बाय 2, लिख दिया, 14 2 से डिवाइड होता है, फुल टाइम क्या कितने टाइम हुआ, 7 टाइम, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 7, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 14,
14। तो क्या हम 14 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 7? हमने इस फॉर्म में लिखा या नहीं लिखा? लिखा। तो देखो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो था आपका डिविडेंड था, ये आपका डिविज़र था, और साथ में यहाँ पर कुछ और इंटीजर यहाँ पर आ गया है। दैट्स वाई हमने लिखा P = 2R, ये लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है इसे हम अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? देखिए, इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 में इसे पुट कर सकते हैं, रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि √2 जो नंबर हमने अज्यूम किया था कि ये रेशनल है, वो एक्चुअल में रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। और ये हम किस तरह से प्रूफ कर पाएंगे, कैसे प्रूफ कर पाएंगे? हम बस इतना बता देंगे कि P और Q जो हमने कोप्राइम नंबर्स माने थे, तो ये कोप्राइम नहीं है। बस इतना सा हमें यहाँ पर शो करना है। ओके, देन पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जैसे हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 2q² = 2r²। आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये सेम थोड़ी कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी? 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम? 2 टाइम हो गया। तो q² = 2r² बन गया। अब ये देखिए और प्रीवियस इक्वेशन देखिए, जो इक्वेशन 1 थी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, तो वहाँ पे P² = 2q² था। तो हमने क्या कहा था कि 2 डिवाइड्स P² ऐसा हमने बोला था। तो यहाँ पर भी देखो ये 2 किसको Q² को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। 2 डिवाइड्स Q², इट्स इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स P। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? इस इक्वेशन से और प्रीवियस इक्वेशन जो हमने 1 अज्यूम करी थी, दोनों से हमें क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब 2 ने हमसे झूठ बोला, 2 ने हमारे साथ चीटिंग करी। क्या चीटिंग हुई हमारे साथ? हमारे साथ ये चीटिंग हुई कि P एंड Q कोप्राइम इंटीजर है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कोप्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। लेकिन क्या यहाँ पर 1 दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर तो 2 हमें दोनों का कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि 2 P और Q दोनों को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकला कि हमने जो भी अज्यूम किया था सब कुछ रॉन्ग हो चुका है। which contradict that P and Q are co-prime, जो इसको contradict करता है। Therefore our assumption that √2 is a rational number is wrong, मतलब हमने जो assume किया था वो क्या हो गया? wrong हो गया। wrong हो गया तो देखो हमने लिख दिया so √2 is a rational number। अब irrational number, अब बताइए, जब √2 irrational है तो 1/√2 भी irrational होगा या नहीं होगा? होगा। देखिए ये रेशनल है, नीचे इरेशनल नंबर है, तो ऑफकोर्स रेशनल होगा। दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम √2 + √3 करते हैं, ठीक है, तो देखिए √2 + √3 क्या हो जाएगा हमारे पास? बताइए क्या नंबर होगा? क्या रेशनल नंबर? नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैंने √5 - √5 कर दिया तो ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 0 नंबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, मान लीजिए हमने √2 × 1/√2 कर दिया, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो नंबर बचेगा 1। तो इस तरह से डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये बात आगे समझ में सबको? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिएगा। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको मैं प्रूफ करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम जो भी स्टडी करते हैं तो हम बुक्स प्रेफर करते हैं या हम कोई गाइड्स वगैरह भी परचेस करते हैं, आप उसमें देखेंगे बहुत सी जगह क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व हुआ रहता है, लेकिन बहुत सी जगह क्वेश्चन के थोड़ा सा डायरेक्ट होता है। तो हम डायरेक्ट करेंगे और ये इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हम देखिए किस तरह से हमने लिखा है। सबसे पहले अज्यूम किया कि रेशनल है तो इसको P/Q के इक्वल मान लेंगे। और P और Q क्या है? अब P और Q अज्यूम कीजिए या A और B अज्यूम कीजिए, हमारी चॉइस है। दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, A और B भी ले सकते हैं, P एंड Q भी ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? 7√5 = A/B। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर देखिए डिवाइड में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो √5 = A/7 भी हो जाएगा। जब A भी इंटीजर है, B भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो बताइए 7B भी इंटीजर होगा या नहीं होगा? होगा। A भी अगर इंटीजर है तो इसको, ये तो ऑफकोर्स इंटीजर है, तो इसको हम अदर नंबर भी अज्यूम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो इसको हम लिख लेंगे P और Q की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? देयरफॉर A/7B इज अ रेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? यहाँ तक हमने सेम लिख लिया, यहाँ तक क्लियर है, इसकी यहाँ तक तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करो, A और 7B को P और Q की फॉर्म में आपको अज्यूम करना है। तो नंबर आपके पास बन जाएगा √5 = P/Q। जैसे अभी हमने √2 के लिए देखा था,
सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और सेकंड में रूट 5 को प्रूफ भी किया है कि ये रेशनल है या नहीं है, तो उस तरह से आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो बुक्स में कभी कभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा या कहीं कोई गाइड्स वगैरह में देखा होगा, लिखा होता है, अभी यहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट लिखने में आ गया कि a भी इंटीजर है, 7b भी इंटीजर है, तो 7a/7 भी रेशनल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये नंबर रेशनल है तो ये नंबर भी रेशनल होना चाहिए। अगर RHS रेशनल है तो LHS भी रेशनल होगी, तभी तो वो आपस में इक्वल होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल होता है क्या? नहीं होता, रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज कर लिया गया है, तो हमें इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको उसके अंदर फुल मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आगे बात समझ में कि क्या हमें नहीं करना है। मैंने आपको दोनों बात बताई कि क्या करना है और किस तरह से आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। दोनों मेथड मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो। ओके तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन ये बात तो इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि रूट 5 रेशनल नंबर है, जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 क्या होता है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इरेशनल। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि आवर अजम्पशन दैट 7 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो चुकी है। 7 रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ये हमने गलत अज्यूम कर लिया। तो कंक्लूजन क्या निकला अपने पास, 7 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। आगे बात समझ में, किस तरह से कंट्राडिक्शन मेथड से हमें प्रूफ करना है। पहले रॉन्ग ही अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम उसको राइट प्रूफ करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 + √2। क्या करना है, सबसे पहले इसको a/b की फॉर्म में लिख लेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि ये नंबर हमारे पास रेशनल नंबर है। लिखा, आप a/b भी ले सकते हैं, p/q भी ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। ले लिया हमने इसको। फिर इसके बाद देखो 6 को मैं ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोजिंग के बाद इधर आ जाएगा, एडिशन में ट्रांसपोज के बाद सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो √2 = a/b - 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, एलसीएम 1 लेके वो इनको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया तो a - 6b/b बन गया। जब a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो a - 6b अगर हम करेंगे तो वो भी तो इंटीजर ही आएगा, तो उसको हम p अज्यूम कर लेंगे। डिनोमिनेटर में जो होगा उसको हम q अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम कर लेंगे? q अज्यूम कर लेंगे। और तो हमने इस नंबर को हमने ले लिया कि मान लीजिए √2 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, हो गया। देयर एग्जिस्ट टू कोप्राइम इंटीजर p एंड q, q इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट p इज इक्वल टू a - 6b एंड q इज इक्वल टू b। यहाँ तक क्लियर है? तो √2 किस फॉर्म में आ जाएगा, p/q की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब देखो थोड़ी देर पहले भी हमने ये सेम पार्ट सॉल्व किया था या नहीं किया था, √2 = a/b। हमने क्या किया था, पहले इसको इनका स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने के बाद ट्रांसपोजिंग की थी, फिर हमने ये शो किया था कि वो उसका फैक्टर है। बस इसी तरह से हमने इनको सॉल्व किया था। स्क्वायर किया, ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग देखिए, ट्रांसपोज के बाद हो जाएगा 2q² = p²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से इतना कंक्लूजन निकला कि 2p² को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करके पूरा समझाया था। सेम प्रोसेस है, एक सिंगल वर्ड भी मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है ताकि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आपको एक ही मेथड स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मिलेगा ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ओके, तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। अब देखो p लिया हमने तो यहाँ पे r ले लिया, अगर हम a b लेते तो हम यहाँ पे वैल्यू c ले लेते। अब क्योंकि a b c सही लगता है, p q r सही लगता है, lm होता तो हम n ले लेते। मोस्ट आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि उन दोनों को आपको ये लिखना है कि कोप्राइम है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो डिनोमिनेटर है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू हम जैसे यहाँ पर पुट करेंगे 2q, वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 2 की 1 में, तो ये बन जाएगा 2q² = 2r होल स्क्वायर, 2q² = 4r²। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। आगे देखिए q² = 2r², ये बन गया। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि 2 q² को डिवाइड करता है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। हो गई बात, समझ में आ गई? और फिर क्या कंक्लूजन निकला कि जब 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि p और q कोप्राइम है, p और q में कोई कनेक्शन नहीं है, तो रॉन्ग है। p और q में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, तभी उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। हमें तो ये पता चला था कि दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, लेकिन हमें रॉन्ग पता चला था।
विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो इसलिए हमने लिख दिया देयरफॉर आवर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। तो सही बात क्या है, सही ये है कि ये रूट 2 इरेशनल होगा। जब रूट 2 इरेशनल है तो इरेशनल नंबर में आप रेशनल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ध्यान रखना जब भी इरेशनल नंबर हो उसमें आप रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो नंबर आपका रेशनल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 6 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो ये तो थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। अब हम एक दो क्वेश्चन और थोड़े से एक्स्ट्रा देखेंगे, ठीक है। प्रूव दैट √2 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में दे दिया कि इसे प्रूफ कीजिए, तो क्या आप √2 को अलग से सेपरेट इरेशनल प्रूफ करेंगे, √5 को सेपरेट इरेशनल प्रूफ करेंगे, फिर बोलेंगे दोनों को हमने ऐड किया तो इरेशनल नंबर है, क्या आप ऐसा करेंगे? या फिर देखो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, हाँ पूरा जो नंबर हमने ले लिया इसको आप अज्यूम कर लीजिए कि क्या है, रेशनल नंबर है, इसको a/b के इक्वल हमने यहाँ पर मान लिया, a/b p और p/q कुछ भी हम ले सकते हैं, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। अब क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, LHS और RHS में अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ तो थोड़ा सिंपल वे में आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड की जगह थोड़ा सा सिंपल वे में तो आएगा। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट √5 + √2 + √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी मैंने समझाया था कि स्क्वायर रूट पे अगर स्क्वायर रहता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए 2 + 5, अब कि मैम √10 कहाँ से आया, तो देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √10 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लगाइए यहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स के रूल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाइए। क्या होते हैं कि दोनों डिजिट अगर मल्टीप्लाई में है उनकी पावर सेम होती है, पढ़ा था ना फॉर्मूला, a/m × b/m इज इक्वल टू a × b होल पावर m, बस वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो 7 + 2 √10, 7 को जैसे हमने ट्रांसपोज किया तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या बन गया, √10 इज इक्वल टू a/b² - 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, a² - 7b² बन जाएगा। अब ये √2 मल्टीप्लाई में किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बन गया। अब देखो आपके पास नंबर बन गया √10 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को आप p अज्यूम करेंगे, डिनोमिनेटर को आपने q अज्यूम किया, तो क्वेश्चन बन जाएगा अपने पास √10 इज इक्वल टू p/q। क्या बन जाएगा यहाँ पे, इस तरह से अगर आप देखेंगे √10 इज इक्वल टू p/q, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लेंगे, तो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक और वे होता है, हालांकि ये हमें एग्जाम में नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि अगर हम इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमें क्या उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल हम प्रूफ करेंगे, लेकिन हमें कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब मुझे बताइए, जब a भी इंटीजर है तो a² इंटीजर होगा या नहीं होगा, होगा। जब b भी इंटीजर है तो b² इंटीजर होगा या नहीं होगा, 100% होगा। अगर मैं कह दूं कि 2 इंटीजर है तो 2b² भी इंटीजर होगा, b² इंटीजर है तो 7b² भी इंटीजर होगा। तो टोटल कंक्लूजन ये निकला कि ये पूरा नंबर इंटीजर है, पूरा नंबर भी हमारे पास क्या है, ये भी इंटीजर है। ये बताइए मुझे b इज नॉट इक्वल टू 0, b हमने एक ऐसा इंटीजर लिया जो 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या b² भी ऐसा इंटीजर होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। किसी भी कोई नंबर अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसका स्क्वायर 0 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो ये क्या अपने पास रेशनल नंबर बना या नहीं बना, बन गया। जब इधर RHS में हमें रेशनल नंबर मिला है तो LHS भी रेशनल ही होनी चाहिए, तभी तो वो इक्वल होंगे। लेकिन आप बताइए कि क्या √10 रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल गलत, √10 तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो जब √10 रेशनल नंबर नहीं है तो फिर अब हम क्या करें, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बस तो आपको ये लिख देना है फिर यहाँ पर कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, हमने गलत इसको अज्यूम कर लिया था। देखिए हियर दिस इज एन रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर था। क्यों था इसका कंक्लूजन हमने भी बता दिया था आपको। इसका मतलब है कि √10 भी रेशनल होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √10 इरेशनल है, तो ये लाइन आपको ऐसे नहीं लिखनी है, वी नो दैट, आपको प्रूफ करके दिखाना है दैट यू नो दैट, ओके देन प्रूव इट। अगर आप जानते हैं तो इसको प्रूफ कीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस फॉर्म में करवाया ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। क्लियर है सबको। अब आगे देखिए, Therefore there is a contradiction and our assumption is wrong। हम यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है और हमारा assumption क्या हो जाएगी, wrong हो जाएगी। तो
तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि √2 + √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √5 क्यूब रूट लगा हुआ है, तो जब क्यूब रूट होता है तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, पावर उसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए इसे लेट अस अज्यूम किया कि रेशनल नंबर है। देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर a एंड b, क्या हो जाएंगे, a एंड b ले लें या p अपॉन q ले लें, कुछ भी हम ले सकते हैं। क्यूबिंग करी हमने दोनों साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 5 = a³ अपॉन b³। ट्रांसपोज कर दें, सेम क्वेश्चन बना, ट्रांसपोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांसपोज किया, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर बन गई है। अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, मैं ये कह सकती हूँ कि 5a³ को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 5a को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल लिखिए इस बात को, 5 डिवाइड्स a³, तो इट इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a। ओके, सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, 5a का एक फैक्टर हो गया, 5a का फैक्टर हो गया, देयरफॉर a = 5c। इक्वेशन बन गई, पुट कर देंगे वैल्यू, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। देखो वैल्यू पुट करी, ये हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन आ गया है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हमने किया, 5 क्यूब है तो हमने 5 × 5 हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो b³ को हम क्या यहाँ पे रिमेनिंग रहा, b³ को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए b³ को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 5 × 5c³ लिख दिया। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, देखो ये तो क्वेश्चन का ही फॉर्म प्ले कर रहा है, क्वेश्चन का रोल प्ले कर रहा है, तो कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, हम उसे कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारे पास, दैट देखिए यहाँ पे हम दोबारा से इसको लिखते हैं, 5 डिवाइड्स b³, इट इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b, 5b को भी डिवाइड करता है। तो दोनों इक्वेशन से ये पता चला कि 5 भी 2 की तरह ही है, 5 ने भी हमारे साथ चीटिंग करी है, जैसे 2 ने करी थी कि मैं कोप्राइम में p और q का कोई इनसे कोई रिलेशन नहीं है, बट हमें क्या पता चला कि 2 p और q का एक फैक्टर है। सिमिलरली 5 ने भी चीटिंग करी है कि 5a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो वो हमें कंट्राडिक्शन हो गया, हमें पता चल गया कि जो हमने अज्यूम किया था ये रॉन्ग था, ये दोनों नंबर कोप्राइम है। देयरफॉर ये नंबर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। क्लियर है सबको? ओके, तो बच्चों ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कितना पार्ट्स हमारे रिमूव हो चुका है, तो ये इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, बहुत ईजिली आपको इन्हें पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक हमारा, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अभी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। तो उसके लिए हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए, अब मुझे बताइए, मैंने आपको रियल नंबर के रेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बताया था कि रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसी होती है, या तो टर्मिनेटिंग होगी और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगी। 2 टाइप की इसकी फॉर्म होती है। टर्मिनेटिंग आपको पता है कि डेसिमल के बाद आपको फाइनाइट वैल्यूज मिल जाती है, जैसे यहाँ देखो 0.5, 0.445, तो ये सब क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग है, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर आपको डेसिमल के बाद फाइनाइट वैल्यूज नहीं मिल रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, यहाँ पे देखिए 272727 बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 142857 142857 ये पूरा रिपीट हो रहा है। आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, जानते हैं आप इसके बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं आप इसे। ये वैल्यू है 22/7 की। किसकी है ये वैल्यू, 22/7 की। कि पाई की वैल्यू ये है क्या, तो पाई तो इरेशनल नंबर है, तो इसको इसके बारे में भी देखो हम बात करेंगे कि पाई रेशनल है या इरेशनल है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। कंक्लूजन ये निकला दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, लेकिन रिपीटिंग होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से हमने थोड़ा सा कुछ देखना है, हम नंबर को देखकर ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट डेसिमल, मतलब विदाउट हमें उसको एक्सप्लेन किए, विदाउट डिवाइड किए हमें उसको देखना है। तो देखिए टर्मिनेटिंग नंबर के कुछ हमने एग्जाम्पल लिए 3.5। यहाँ से जैसे ही मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो 1 डिजिट के आगे अगर डेसिमल होता है तो डिनोमिनेटर में 10 आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया
नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन देखो 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 डिजिट के आगे है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 जीरो मेंशन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, देखिए अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, इसको क्या मैं 10 रेज़ टू 4 नहीं लिख सकती, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ये क्या है 10 रेज़ टू 4। अब इसे क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, हमें पता है 10 के फैक्टर्स ये होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो पावर रूल हमें बहुत अच्छे से पता है, रूल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर पावर इस फॉर्म में लिखी तो उनको हम सेपरेट कर देते हैं बस। अब बताइए, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो आपको अगर मैं डायरेक्ट कभी अगर बोलूँ, लिखिए जितनी जीरो होती है 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करके उनके ऊपर उतनी ही पावर आपको मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट देखिए 3 जीरो है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 5 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब, ठीक है, देख लीजिए वहाँ पर ये बनेगा, बना। अब इन तीनों को ऑब्जर्व करने के बाद हमें एक कंक्लूजन तो पता चला, अगर कोई नंबर ऐसा है जो टर्मिनेटिंग है, अगर कोई नंबर ऐसा है जो जिसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो Q यानी कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो वो 2 एंड 5 की फॉर्म में ही होता है। क्या आपको 2 एंड 5 के अलावा कुछ और नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं। पावर यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, पावर डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है। तो देखिए इससे क्या पता लगा, इससे क्या पता चलेगा हमें, ए डेसिमल एक्सपेंशन दैट टर्मिनेट्स व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n m की फॉर्म में होगा। यहाँ पे n और m की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। आगे बात समझ में। अब इसी से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। देखिए जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म नहीं करना है, मतलब हमें डिवाइड नहीं करना। आपको बिना डिवाइड करे बताओ कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बताएंगे कैसे बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमने नंबर लिखा, ठीक है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए कैसे करेंगे, 3 1 2 5 इज डिवाइड बाय, अब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 + 2 कितना होता है 7, 7 और 3 10, 10 and 1 11, उससे भी नहीं होगा। तो मतलब इसको हम 5 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 से देखिए 625 टाइम होगा, अगेन इट विल डिवाइड बाय 5, कितने टाइम होगा 125। फिर से 5 से डिवाइड होगा, कितने टाइम होगा 25 टाइम, अगेन इट विल डिवाइड बाय 5 टाइम एंड 1 टाइम। तो अब बताइए इसको हम 5 पावर 5 रेज़ टू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर वही लिखा है 5 रेज़ टू 5। अब मुझे एक बात और बताइए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। क्या मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 1 अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, ये मैंने लिख दिया, तो क्या यहाँ पर कुछ रॉन्ग कर दिया, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, ऐसी कोई भी डिजिट, ऐसा कोई भी नंबर दुनिया में नहीं है जिसका फैक्टर 1 ना होता हो, बिल्कुल हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 की जगह हमने 2 पावर 0 लिख दिया। क्यों लिखा, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 एंड 5 आते हैं तो मतलब आपका नंबर टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, मान लीजिए गलती से 3 भी आ गया, तो हम कहेंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है नंबर की टर्मिनिटी के बारे में हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। क्लियर है, तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5m। इसी की फॉर्म में n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 5 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2 and 5 हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आगे बात समझ में। अब टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब 100% रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट 17/8। अब देखिए 8 को हम 2 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखो 2 क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई करके मैं 5 0 लिख दूं, बात तो बराबर ही है, लिखा हमने। अब 2 और 5 की फॉर्म में है, जैसे ही 2 5 नजर आ जाए मतलब टर्मिनेटिंग, 2 5 नजर आते ही उनको हमें टर्मिनेट करना है, यहाँ हो गए टर्मिनेटिंग। कंक्लूजन क्या निकलेगा, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 raised to m, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये नंबर हमारे पास कैसा है, टर्मिनेटिंग है। आगे बात समझ में।
बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी कैलकुलेशन भी नहीं है, इवन इनमें कोई हार्ड भी नहीं है, आपको डिवाइड भी नहीं करना, बस देखो 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखो जैसे मैंने इसको 5 से सिंप्लीफाई किया, ये 3 टाइम और ये 320 टाइम डिवाइड हो गया। 320 टाइम ये डिवाइड हुआ, तो इसको जब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमें मिला 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, ये हमें यहाँ पर मिला दे 2⁻6 मल्टीप्लाई 5⁻1। क्या ये 2 और 5 की फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ और है? नहीं है। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? 100% होगा। तो हमने इसको वापस से लिख दिया, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है, तो ये नंबर हमारे पास कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये तो आपको देखने पे पता चल रहा है, इसको हमें सॉल्व भी नहीं करना, ऑलरेडी कैसे हमें पावर्स की फॉर्म में दिया है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में दिया है, तो मतलब ये नंबर 2 और 3 आ रहा है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब ये नंबर तो टर्मिनेटिंग है। देखते ही हमें पता लग रहा है इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए 77/210, क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखिए क्या है, सिंप्लीफाई होगा? बिल्कुल होगा। आप इसे 7 से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 11/30 बना। अब हमें 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, करते हैं। तो क्या बन जाएंगे 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 × 3 × 5। बना या नहीं बना? बन गया। डिनोमिनेटर में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन ये 3 बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें तो 3 चाहिए ही नहीं था। अगर 3 आ गया तो अब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है। आगे बात समझ में, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, और हर किसी में था डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में था। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सेकंड में आपको क्या करना है, अगर आप बुक में देखेंगे, सेकंड में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सब पार्ट्स थे उन्हीं में हमें ये ऑपरेशंस लगाना है, उन्हीं के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, जो ये नंबर है इनको आप टर्मिनेटिंग फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन डिवाइड करे बिना, ठीक है। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग जो भी है, पर आपको डिवाइड यहाँ पर नहीं करना है, और ये सभी टर्मिनेटिंग वाले ही हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, अब इसको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 5⁻5 की फॉर्म में लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा था। अब ध्यान से चलिए, जब हमने इस चैप्टर, ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, मतलब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, मैंने आपको क्या बताया था? अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही होगा। क्या होगा? 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। यहाँ पे 5⁻5 है, मीन 5 की पावर कितनी है? 5। तो इसको मैं 2 पावर 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ, कि दोनों में मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि कभी भी आपको पता है हम ओनली न्यूमरेटर में या ओनली डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम दोनों साइड ही ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। कर दूं मैं यहाँ पे? ठीक है, तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या है यहाँ पे? 10 पावर 5 बना या नहीं बना? बना। 5 × 10। अब जैसे ही ये बना 5, इसको हमने एक बार एक्सपेंड किया, 5 लिखा है, तो मतलब 5 जीरो लग जाएंगी 1 के बाद। काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो न्यूमरेटर में 5 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा। किसके आगे? 5 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा। 3 नंबर तो है हमारे पास, 3 डिजिट तो हैं, 2 डिजिट हम और क्या करेंगे यहाँ पर? एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अपने मन से हम क्या ऐड कर सकते हैं? ओनली 0 को ऐड कर सकते हैं। तो कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? 0.00416। क्या हमें डिवाइड करना पड़ा? नहीं, बस आपको इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना पड़ा। हमने ये देखा कि पावर को सेम बनाने के लिए क्या कमी है। हमें ये पता चला कि यहाँ पे तो 5 की पावर 5 है, लेकिन यहाँ तो 2 ही नहीं है, तो हमने 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। 8 को हमने 2 क्यूब लिखा था, 2 क्यूब था, तो इसको मैं 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगी या नहीं करूँगी? बिल्कुल करेंगे। तो ये बन जाएगा नीचे 10 क्यूब बन जाएगा, और इसको हम एक्सप्रेस करके इनको मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। 3 0 है, तो 2.125 इसकी फॉर्म डेसिमल फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वापस ये अभी वही क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए थे। क्यों वही क्वेश्चन है? क्योंकि आप एक अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, वहाँ पे यही लिखा है कि सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमें कौन से पार्ट्स यूज़ करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किए गए हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व करेंगे, 3/320 हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में था? तो देखो, ये 2 6 से मल्टीप्लाई 5⁻1 था, मतलब 5 की पावर 1 तो है, हमें तो 5 और चाहिए, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करूँगी या नहीं करूँगी?
बिल्कुल करूँगी, जब 1 मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे 5 और चाहिए तब जाके वो 6 बनेंगे, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 5 डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, देखो ये दोनों मिलके 5 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 होगा नहीं होगा, होगा। तो डिनोमिनेटर में कितनी मतलब कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी, कितनी जीरो आ जाएंगी, 6। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए 9375 अपॉन 2 3 4 5 6 बन गया। क्लियर है। तो हमें अब डेसिमल मेंशन करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमें न्यूमरेटर में डिजिट काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद वहाँ पर हम डेसिमल को अप्लाई कर देंगे। ओके, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 है तो डायरेक्ट 0.7 लग जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट होता है डिनोमिनेटर में 10 बनाइए, 100 बनाइए, 1000 बनाइए, 10,000 बनाइए, 1 लाख बनाइए, जो आपकी इच्छा वो आपको बनाना है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। 0 कब बनेंगे, जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 और 5 कब पता चलेंगे, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कि अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों ही नहीं है तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही नहीं है तो दोनों से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए फॉलोइंग रियल नंबर्स, कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहाँ पर बताने हैं। तो देखो अब एक नंबर है, अब ये कंक्लूजन है कि अगर ये नंबर रेशनल नंबर है या टर्मिनेटिंग है, क्या है, तो पहले हमें वो शो करना है। सबसे पहले हमने नंबर लिखा, ठीक। अब ये देखिए कि ये नंबर रेशनल है या नहीं है, तो आपको जैसे ये पता है इसके डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल होगा या नहीं होगा, होगा। टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर है तो इसके में जो q यानी कि डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, हमें पता है, अभी तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर नंबर रेशनल नंबर की फॉर्म में है तो हमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पर भी हमें पता है कि 2 और 5 के अलावा कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। अब एक्यूरेट वैल्यू भी क्या आएगी वो भी हम देखेंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम इसकी फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁹ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में उतनी जीरो मेंशन हो जाएंगी और उसे हम 10⁻⁹ लिख देंगे। 10 को क्या मैं 2 × 5 लिख दूँ, लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 2⁹ × 5⁹9। तो ये किस फॉर्म में बन गया, 2 और 5 के मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन गया। बस यही हमें बताना था कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं पहले देखो ये रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है तो इसके q के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे आपको बताना है, अगर इरेशनल है तो हम q के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिए हम यहाँ पर कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलेगा, ठीक है, क्या कंक्लूजन निकला, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q डिनोमिनेटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5m। अब n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास 9 आया था, हो सकता है कुछ और वैल्यू हमें मिल जाए। क्लियर है बच्चों, हो गई बात समझ में आगे सबको, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे किस फॉर्म में बने थे 29 × 5 9, ये भी हमने इसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.120 1200 12000 12000 इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। अब क्या ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तो हमें नहीं नजर आ रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कंडीशन होती है, ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। देखोगे मैम ये तो रिपीट हो रहा है, ऐसे मत बोलिएगा कि रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पर 120 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 120 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1200, यहाँ पर 12000, 1240, आगे की कोई डिजिट आएगी तो 12 के बाद 50, फिर 12 के बाद 60, 12 के बाद 70, 12 के बाद 80, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो रिपीट तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। इससे हमें ये पता चला कि ये नंबर हमारा रेशनल नंबर ही नहीं है। तो जब रेशनल नंबर ही नहीं है तो क्या हम क्यू के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास। देयरफॉर इज ए रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये नॉन रिकरिंग भी
साथ में है, क्योंकि रिपीट यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होता तो हम बोलते कि ये नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, तो इसे रेशनल नंबर नहीं होगा यहाँ पर, देखिए इज नॉट ए रेशनल नंबर, इज नॉट ए रेशनल नंबर, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपको अलग से हर एक बात, जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको हम अलग से इसलिए आपको हाईलाइट करवाती हूँ ताकि पता रहे कि हाँ क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है और कौन सा टर्म हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों ये आज हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यहीं पर फिनिश होता है। एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 हमने पूरा सिलेबस कवर किया है और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपका होमवर्क ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। जितने भी हमने आपको पढ़ाए हैं तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथ्स होगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे मैथ्स के लिए तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? मैथ्स को ऐसा है नहीं कि आप क्वेश्चन आंसर की तरह आपने याद कर लिया, याद तो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। ऐसी अगर आप कोशिश भी करेंगे तो हमें क्या होगा, उसके बहुत नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी इसके नोट्स वगैरह हैं, डीपीपीज हैं, डीपीपी और होमवर्क शीट आपको मिलेगी जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट इसके लेक्चर हो चुके हैं, तो उसके बाद आपको मोशन लर्निंग ऐप पर नोट सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन के लिए होमवर्क शीट, डीपीपी सब वहाँ पर आपको अवेलेबल होगी चैप्टर नंबर 1 की। तो अब मोशन लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए आप और इसी तरह की वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।